तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, शेयर स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है शेयर होता क्या बेसिकली, हम लोग इस चीज पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई कंपनी होती है, कोई कंपनी है, समझ में आ रहा है ना। अब इस कंपनी को सपोज करो बेटा 10 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की? 10 लाख रुपए की जरूरत है किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। कोई प्रोजेक्ट मिला बेटा उस कंपनी को, समझ में आ रहा है, टेंडर वगैरह है, उसको बड़े अमाउंट की जरूरत होती है 10 लाख रुपए की। समझ में आ रहा है। अब ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये कंपनी को चाहिए। अब जो कंपनी किससे ले सकती है बेटा, इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले कंपनी बेटा किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी कि बैंक हमें नीड है कितने की बेटा, 10 लाख रुपए की, ऐसे ऐसे बात है, हमें पैसे हमें दे दीजिए। तो बैंक की भाई देखो इतना बड़ा तो अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास है भी नहीं और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो भाई हम तो आपको लोन नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, अब कंपनी के पास कौन सा ऑप्शन बताया बेटा? ठीक है, अब कंपनी जाती है, जो फाइनेंस करती है ना कंपनियां, फाइनेंस कंपनी के पास जाती है, इनसे भी कहती है कि भाई हमें लोन की जरूरत है, हमें किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो वो भी कह देते हैं कंपनी से कि भाई हमारे पास भी इतना बिग अमाउंट है नहीं है, तो हम भी आपको लोन नहीं दे सकते। भाई इन लोगों ने भी मना कर दिया। अब कंपनी के पास क्या बचा है कि वो कहां से पैसा ले सकता है? तो बेटा कंपनी के पास जो सबसे बड़ा मार्केट होता है ना मेन, वो होता है पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। फिर कंपनी क्या करती है कि वो पब्लिक के पास जाती है। किसके पास जाती है बेटा? पब्लिक बोले तो आम जनता, ठीक है, हम जैसे लोग, ठीक है, हमारे पास आती है, वो कहते हैं कि आप हमारे शेयर लेंगे, तो हम कह देंगे यस हम आपके शेयर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है। लेकिन ऐसे नहीं कि पब्लिक को आई और पब्लिक से पैसा उठा के ले गई। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या होता है, ये कंपनी है, इस कंपनी को बेटा सबसे पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले कंपनी को ना शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्टेड कराना पड़ता है। ठीक है, अगर एक बार कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गई, फिर कंपनी अपने क्या कर सकती है बेटा, इशू कर सकती है, इशू कर सकती है बेटा किसको? शेयर को इशू कर सकती है। अब सर शेयर बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये बताओ यार। ठीक है बेटा, जब भी कंपनी क्या, जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करती है ना शेयर, तो वो आईपीओ के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आता है? आईपीओ के फॉर्म में। ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनिशियली पब्लिक ऑफर, यानी सबसे पहले पब्लिक को ऑफर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आता है इनिशियली पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले बेटा फर्स्ट टाइम किसको देती है? पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर को। ठीक है, अब भी सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये शेयर होता क्या है बेसिकली, शेयर आप कहना क्या चाहते हो, शेयर क्या है? मैंने भी बताया कंपनी को प्रोजेक्ट में कितने की जरूरत है, 10 लाख रुपए की। तो कंपनी क्या करती है, ये जो 10 लाख रुपए है, ये जो बिग अमाउंट है, क्या है बेटा, ये जो बिग अमाउंट है ना, इसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में तोड़ लेती है। बोले तो उसने कह दिया कि मेरा 10 रुपीज का एक ई शेयर है। ठीक है, उसका जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज ईच है, और उसे 10 लाख की जरूरत है, और उसने कह दिया कि मेरा एक शेयर, जैसे कि ये मेरा एक शेयर है, इसकी वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की है। समझ में आ रहा है? और मुझे 10 लाख की जरूरत है। तो बिग अमाउंट में जब हम नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड मार देते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि कंपनी मार्केट में कितने शेयर उतार लेगी? 1 लाख शेयर उतारेगी मार्केट में। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर, मतलब नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पे आया था बेटा सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको, ठीक है, जो इशू करना चाह रही है मार्केट में। समझ में आ रहा है? ऑथराइज्ड कैपिटल जो इशू करना चाह रही है मार्केट के अंदर, मार्केट में कंपनी कितने इशू करना चाहिए बेटा? पूरी 10 लाख इशू करना चाह रही है। ठीक है, और ईच शेयर यानी एक शेयर की उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, अभी हमने बताया 10 लाख डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 1 लाख। यानी नंबर ऑफ शेयर हमने कितना निकाल लिए? 1 लाख हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बताइए इसको। ठीक है, फिर हम लोग आगे कहानी बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए और चीज हम लोग छोटी सी मैं बताना आपको भूल गया था। ठीक है, इसमें एक टॉपिक था कौन सा? शेयर का, कि हमारे शेयर बेटा कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये जो शेयर होते हैं हमारे बेटा, दे आर 2 टाइप्स शेयर।
एक होता है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इनका क्या रोल होता है हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो वर्ड जो बना है बेटा, इक्विटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शेयर जो मैंने आपको बताया, जब बिग अमाउंट को जब हम स्मॉल पार्ट में जब हम तोड़ लेते हैं तो उसको हम शेयर कहते हैं, ठीक है। और कैपिटल का मतलब होता है ओनर का पैसा, ठीक है। बोल मैं क्या कहता हूं, देखो एक बात बताओ, जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो वो क्या कहती है कि आप मेरे शेयर होल्डर नहीं हो, आप मेरे कंपनी के मालिक हो, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर को जो हम कहते हैं ना, वो मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मालिक। और जब भी मालिक फर्स्ट टाइम अपने धंधे में पैसा लगाता है ना, उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ओनर जब भी बेटा फर्स्ट टाइम मनी को इंट्रोड्यूस करता है, किसके साथ बेटा? बिजनेस के साथ, इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आता है? जब भी ओनर फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, मनी को इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, ठीक है ना, इज कॉल्ड कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर के फॉर्म में क्या हो जाता है, जैसे कि कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है बेटा, मैंने अभी बताया था, और उसने अपने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए रखी है, तो वो बेटा अपने मार्केट में कितने शेयर रिलीज कर रहा है? 1 लाख कर रहा है। लेकिन ये किससे लेगा बेटा? ये लेगा पब्लिक से। किससे लेगा? पब्लिक से लेगा। यानी पब्लिक बोले तो ओनर। समझ में आ रहा है? पब्लिक बोले तो ओनर। यानी ओनर क्या कर रहे हैं? धंधे में पैसा लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब ओनर धंधे में पैसा लगा रहे हैं, वो किस फॉर्म में लगा रहे हैं? ओनर बेटा जो ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं शेयर की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? शेयर की फॉर्म में। और ओनर बेटा हमेशा क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। क्या लगाता है? कैपिटल। तो ओनर ने जो शेयर लिए है ना, तो वो किसके फॉर्म में लिए हैं? कैपिटल की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? सॉरी, कैपिटल जो उसने दिए ना, वो शेयर के फॉर्म में दिए। समझ में आ गया इतनी? इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी देखो एक बात बताओ, ओनर जो है ना बिजनेस में जो पैसा लगाता है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि ओनर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो आज ही कल या परसों बंद कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? ये तो क्या है, जब तक कंपनी चलेगी जब तक, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे कंपनी का क्या रूल होता है कि भाई ओनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कंपनी किस कंडीशन में बंद हो सकती है बेटा? या तो कंपनी क्या कहते हैं, कोई इलीगल काम कर रही होगी। समझ में आ रहा है? या कंपनी हमारी डेटा नहीं चुका पा रही है, मतलब डेट जो होते हैं वो नहीं चुका पा रही, रिपेमेंट, कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सब कंडीशनों में कंपनी बंद हो सकती है। समझ में आ रहा है? वैसे अदरवाइज कंपनी बेटा चलती रहेगी, ओनर्स आते रहेंगे, ओनर्स जाते रहेंगे, ठीक है। इसमें कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि जो ओनर अपने धंधे में, जो ओनर है जो कैपिटल लगाता है, वो शेयर की फॉर्म में लगाता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए इसका नाम पड़ गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो बात आती है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब होता है कि एज ए शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको कोई मतलब नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है ना? तो इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब होता है, देखो अगर कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 1 लाख में इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है बेटा? हक है। वो इसमें से मांग सकते हैं जो उनको चाहिए, ठीक है। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो भी बेटा किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए। लेकिन एक और चीज बता दूं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनका जो रिस्क होता है ना बेटा, वो हाई होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि सपोज करो कंपनी डूबने वाली है, ठीक है, डूब चुकी है, ठीक है। अब जितने भी एसेट बिकेंगे, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा। क्या होगा बेटा? सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, ठीक है। फिर अदर लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, कोई भी अदर लायबिलिटी। फिर इनसाइड लायबिलिटी। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट मिल जाएगा। इक्विटी को नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। एंड देन में मिलता है बेटा, किनको मिलता है पेमेंट? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। समझ में आ रहा है इस कंडीशन की बात, ठीक है। मैंने क्या बता दिया, अगर कंपनी बाइंडिंग अप होती है तो सबसे पहले बेटा आउटसाइड लायबिलिटी को रीपेमेंट किया जाएगा। कोई अदर लायबिलिटी होगी तो उसका रीपेमेंट हम लोग कर देंगे। इनसाइड लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हम लोग रीपेमेंट कर देंगे। एंड देन फिर बाद में कुछ अगर कुछ बच गया, ले आ गया, तब बेटा हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर का हम लोग क्या करते हैं? रीपेमेंट करते हैं। इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर का हमेशा हाई रिस्क होता है। क्या होता है बेटा? हाई रिस्क होता है, हमेशा हाई रिस्क में रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, उनको ज्यादा हाई रिस्क होता नहीं है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं, देखिए बेटा, मैंने अगर अपने जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेटा इसको लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लायबिलिटी। जैसे कि जब भी ये शेयर खरीदते हैं ना, तो ये एज अ लोन की तरह देते हैं। सपोज कर लो
प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने थे, 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे और 10,000 मान लो 10 रुपए का क्या कहते हैं एक शेयर था, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बेटा कितना पेमेंट दे दिया, 1 लाख दे दिया। कितना दे दिया, अब 1 लाख रुपए दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, किसको, कंपनी को दे दिया। वो कहते हैं भाई मैंने 1 लाख दिया ना, मेरे को इस 1 लाख पे मुझे 10% की फिक्स इंटरेस्ट मुझे देते रहो। क्या देते रहो, फिक्स इंटरेस्ट। क्या, इस 1 लाख पे मुझे 10% की फिक्स इंटरेस्ट देते रहो हर साल, एवरी ईयर। ठीक है ना, ये क्या होती है, फिक्स होती है। चाहे आपको जो प्रॉफिट है वो हो या और नॉट, प्रॉफिट हो या ना हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको 10% हर साल फिक्स चाहिए। समझ में आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर हाई रिस्क की होती है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाई रिस्क नहीं होता। ठीक है ना, नो हाई रिस्क प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं बेटा, नो हाई रिस्क। ठीक है, इसको ज्यादा हाई रिस्क नहीं होता। समझ में आ रहा है, ये तो अपना निश्चिंत है भाई, मैं तो लाइबिलिटी में आऊंगा, लाइबिलिटी में अकाउंट होगा, अदर लाइबिलिटी में मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा, एंड देन भाड़ में जाए दुनियादारी। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज मुझे आपको नहीं बतानी थी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर होते क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है बेटा, हाई रिस्क होता है। समझ में आ रहा है, और हाँ हाई प्रॉफिट भी इसको मिलता है। ठीक है, इसको हाई प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है, इसको अपना फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलती है 10%, जितना इसने दिया है उतना वो अपना मांग लेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ना हमेशा कह देंगे कि मुझे 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहिए। इसके आगे जैसे डिवेंचर के आगे लगा होता है, डिवेंचर क्या होता है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, ये भी एक आउटसाइड लायबिलिटी में हम लोग काउंट करते हैं इसको। ठीक है, एज अ लायबिलिटी होती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से बता देता है कि मैं इसको इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए, और वो हर साल अब वो इंटरेस्ट देता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी कंपनी को। ठीक है, तो इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों एक और बात मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना बेटा, इसका जो रीपेमेंट होता है ना, ये मैक्सिमम 20 ईयर के अंडर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको वापस कर देते हैं इसका पैसा। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैंने आपको बता दीजिए लायबिलिटी होती है एक तरीके की। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंपनी क्या करती है, 20 साल बाद क्या करेगी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके बदले क्या 1 लाख के उसने लिए थे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो 1 लाख रुपए कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी। ठीक है, और अपनी क्या है प्रेफरेंस शेयर ले लेगी। ठीक है, मैक्सिमम कितना वो रख सकती है प्रेफरेंस शेयर का पैसा बेटा, 20 ईयर तक वो रख सकती है। उसके अंदर उससे मैक्सिमम यानी उससे ज्यादा वो पैसा नहीं रख सकती। और मिनिमम कितने के ईयर के अंदर हम लोग उसको वापस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 ईयर के अंदर। यानी 2 ईयर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर है उनका पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, रिफंड मिनिमम 2 ईयर बेटा, और मैक्सिमम हम लोग कितना कर सकते हैं, 20 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम 20 साल तक हम लोग प्रेफरेंस होल्डर का पैसा अपने पास रख सकते हैं, और मिनिमम 2 साल के अंदर हम लोग उसका पैसा वापस कर सकते हैं। एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको ये बतानी थी। ठीक है, और जो हमारा पूरा टॉपिक ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और शेयर कैपिटल का। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था कि शेयर कहाँ तक होते हैं। ठीक है, शेयर कितने इशू करे जाते हैं मार्केट में। ठीक है, किस तरीके से इशू करते हैं शेयर को, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब जो हमारा जो शेयर होता है ना बेटा, ये कंडीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर, यानी क्या क्या कंडीशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, जिससे हम तरीके से शेयर को इशू कर सकते हैं। तो बेटा 2 ही कंडीशन हो सकते हैं शेयर को इशू करने की। समझ में आ रहा है, या तो हम बेटा कैश में इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, क्या कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी समझा दो कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझाते हैं कि जब हम कैश में इशू करते हैं शेयर को तब क्या होता है। देखो, जब भी कंपनी कैश में इशू करती है ना शेयर, वो सिर्फ ओनली पब्लिक को इशू कर सकती है शेयर को। किसको बेटा, कंपनी जब भी कैश में इशू करेगी ना शेयर, ओनली पब्लिक इशू ऑफ शेयर, यानी सिर्फ पब्लिक को इशू हम कर सकते हैं कैश में शेयर। समझ में आ रहा है, ठीक है। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है बेटा, ओनली हम वेंडर को इशू कर सकते हैं शेयर को। ठीक है, वेंडर का मतलब क्या होता है, बेसिकली वेंडर का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई वेंडर है, मतलब जिस भी कंपनी से, कोई भी कंपनी है ये, ठीक है, इससे मुझे कुछ भी खरीदना है, अगर मुझे उस कंपनी का नाम नहीं पता बेटा, तो उसको मैं वेंडर कहता हूँ। क्या कहता हूँ, वेंडर कहता हूँ। समझ में आ रहा है। अब मैं वेंडर से कुछ खरीद रहा हूँ, सपोज करो मैं N1 मशीन खरीद रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है। अब मैं कोई भी चीज बेटा जब भी हम परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज की एंट्री क्या होती है, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैं यहाँ पे उसको कैश नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, उसके बदले शेयर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, शेयर। ठीक है, तो यानी मेरा क्या है बेटा, 10 रुपए का एक शेयर है, और मुझे 1 लाख की मशीन परचेज कर रहा हूं, तो 1 लाख की मशीन डिवाइडेड बाई 10, यानी मैं उसको कितने शेयर दूंगा बेटा,
10,000 शेयर। समझ में आ रहा है? मैं वेंडर को अपनी कंपनी के 10,000 शेयर दूंगा क्योंकि मेरे एक शेयर की वैल्यू कितने की है, 10 रुपए की है। समझ में आ रहा है ना? और मैं 1 लाख की मशीन खरीद रहा हूं, तो जितने की मैंने मशीन खरीदी है, एक शेयर मेरा कितने का है, अगर मैं उसको डिवाइड मार देता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि मैं उस वेंडर को नंबर ऑफ शेयर कितने दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? नंबर ऑफ शेयर। मैं उसको कितना इशू कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं बेटा? 10,000। इसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के बदले हमने क्या दे दिया बेटा? उसको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। कितने शेयर दे दिए? 10,000 शेयर दे दिए। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ वहां पे होता है बेटा ये जहां पे हम कोई चीज खरीदने जा रहे होते हैं किसी वेंडर से, यानी किसी कंपनी से। ठीक है? वेंडर यानी जिस कंपनी का हमें नाम नहीं पता होता या फर्म का। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी मैं पब्लिक को इशू करता हूँ शेयर, किसको बेटा? पब्लिक को इशू जब भी मैं शेयर करता हूं तो सिर्फ ओनली वो कैश में इशू होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, इसने इशू करे बेटा शेयर, 1000 शेयर इशू करे। समझ में आ रहा है? और मैंने अभी बताया आपको ई शेयर उसका कितने का है? 10 रुपए का है। समझ में आ गया? तो मुझे ये बताओ कि मैं मार्केट में कितना अमाउंट में पब्लिक से ले सकता हूं। ठीक है? 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का एक शेयर है, तो पब्लिक बेटा मुझे कितना दे देगी? 1 लाख रुपीज दे देगी। ठीक है? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां शेयर इशू तो कर रहा हूं लेकिन कैश आ रहा है। यहां शेयर इशू कर रहा हूं, कैश नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? यहां मशीन खरीद रहा हूं, नहीं असेट खरीद रहा हूं। ठीक है? तो यहां पे बेटा कैश आता है, यहां पे हम सामने वाले को शेयर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां शेयर देने पे यानी पब्लिक को शेयर देने पे हमारे पास कैश आता है बेटा, और यहां पे हम जब किसी को हम अपना शेयर देते हैं तो हम लोग कोई चीज, हम लोग मशीन या एसेट वगैरह हम लोग परचेस वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है? अब मेन चीज आती है जब हम इशू करते हैं ना शेयर को, इशू करते समय ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है? 3 टाइप्स का मैंने लिख दिया है। ठीक है? वो होता नहीं है, बेसिकली 2 टाइप्स से हम लोग शेयर को इशू कर सकते हैं। या तो शेयर को बेटा हम लोग इशू कर सकते हैं एट पार पे, या फिर हम शेयर को इशू कर सकते हैं एट अ प्रीमियम पे। इतनी बात समझ में आ रही है? एट पार का मतलब क्या होता है? मैंने भी बताया, मेरे शेयर की वैल्यू सपोज करो 20 रुपए की है। ठीक है? और मैं उसको 20 रुपए पे ही इशू कर रहा हूं मार्केट में। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है? 20 रुपए का शेयर है और 20 रुपए का ही मैं इशू कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 रुपए की वैल्यू है लेकिन मार्केट में मैं उसे कितने में उतार रहा हूं? 25 रुपए में। समझ में आ रहा है? और बात रही है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होता है बेटा? बेटा कंपनी ना, कभी भी कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर तो वो डिस्काउंट में नहीं कर सकती। ठीक है? समझ में आ गया? कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, पहली बार जब भी लिस्टेड होती है, मैंने अभी बताया था आपको, जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम आती है तो अपना आईपीओ लेके आती है। समझ में आ रहा है? आईपीओ मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफर। समझ में आ गया? तो कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम आती है तो वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? हाँ, कंपनी जो है वो शेयर को डिस्काउंट पे इशू तो कर सकती है लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कहने का मतलब क्या है? वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक राम है, इसको हमने 1000 शेयर होल्डर दे दिए। ठीक है? 1000 शेयर दे दिए और मेरा एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है? सपोज करो इसने उस 10 में से मुझे सिर्फ 5 रुपए दिए हैं और 5 रुपए उसने नहीं दिए, उसने डिफॉल्ट कर दिया। तो बेटा कंपनी एक्ट 2013 में ये रूल है, अगर कोई भी हमारा शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है पेमेंट देने में तो हम उसके शेयर को बेटा फॉरफिटेड कर देते हैं। क्या हम लोग कर देते हैं? फॉरफिटेड हम लोग कर देते हैं। बोले तो उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है? यानी अब जो राम के 1000 शेयर थे, अब मैंने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया है। हाँ, अब जो राम के जो कैंसिल करे हुए शेयर है ना, जब मैं इसको दोबारा से री इशू करूंगा, क्या करूंगा बेटा? अब मैं इन शेयर को जब मैं री इशू करूंगा तो उस टाइम पे मैं डिस्काउंट दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे मैं डिस्काउंट दे सकता हूं जब मैं री इशू करूंगा। राम के शेयर को कैंसिल कर दिए ना, अब ये शेयर कंपनी के पास आ गया, जब कंपनी दोबारा री इशू करेगी उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूं? इसको डिस्काउंट में इशू कर सकता हूं। और हाँ, डिस्काउंट पे इशू करता हूं वहीं पे ही मैं क्या कर सकता हूं? उस प्रीमियम का भी यूज कर सकता हूं उसमें यूज करते समय। समझ में आ रहा है? ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? हमने डिस्काउंट पर कर दिया ये वाली चीज। समझ में आ रहा है? लेकिन जब कंपनी फर्स्ट टाइम, क्या कह रहा हूं, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर तब वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ये वाली बात आपको अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। ठीक है? अब मेन मुद्दे की बात आती है, सर ये एट पार एट प्रीमियम होता है क्या? ठीक है? सपोज करो कोई कंपनी है, उसने इशू करे हैं शेयर 1000 शेयर। समझ में आ गया? कोई कंपनी उसने इशू करे बेटा 1000 शेयर। ठीक है? फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी
मैंने क्या कह दिया, जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी आती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जब कंपनी फर्स्ट टाइम आई थी मार्केट में तो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी बेटा, 10 रुपीज थी, और उसने 10 रुपए पर शेयर इशू कर दिया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट कितना रिसीव हो गया बेटा, 10,000 मेरे पास अमाउंट रिसीव हो गया, दैट इज एट पार पे। अब सपोज करो मैंने शेयर कितने इशू करे, 1000। अब मेरी फेस वैल्यू, यानी जो मेरी फेस वैल्यू तो 10 रुपए थी, लेकिन मैं मार्केट में कितने की उतार रहा हूं, ठीक है, मार्केट में मैं जो इसको इशू कर रहा हूं, मार्केट में जो हम इशू कर रहे हैं, मार्केट में जो इशू कर रहे हैं 12 रुपए में कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं, 12। यानी जब कंपनी आई थी, जब उसका शेयर कितना था, 10 रुपए, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है। कितने पे, तो मार्केट वैल्यू वो अपनी कितनी रख रही है, 12, यानी 10 से ज्यादा में बेच रही है, यानी 12 में बेच रही है। तो कितना बेटा अमाउंट हमारे पास रिसीव होगा, 12,000। अब आपको सर 10 रुपए की वैल्यू है, 12 में आपको दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, कभी को कंपनी की ना गुडविल भी होती है मार्केट में। समझ में आ रहा है, जैसे भाई टाटा साहब है अपने, समझ में आ रहा है, तो रतन टाटा अगर अपने शेयर इशू कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, उनकी वैल्यू तो 10 रुपए, लेकिन वो मार्केट में उतार रहे हैं 12 का। बेटा 12 नहीं तो 20 का भी उतारना तो भी उनका बिकेगा। समझ में आ रहा है, टाटा एक ब्रांड है, मैं किसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कंपनी कभी को अपने प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है अपने शेयर। हाँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कंपनी कभी भी अपना शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। जब फर्स्ट टाइम जब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होकर जब आ रही है और जब अपना आईपीओ इशू कर रही है, उस टाइम पर कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आती है दूसरे पॉइंट की। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, पेमेंट रिसीव। ठीक है, जब हम इशू करते हैं शेयर को, तब पेमेंट का क्या मोड होता है, समझ में आ रहा है। किस तरीके से हम लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं बेटा, या तो लमसम में हम लोग कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, या फिर इंस्टॉलमेंट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट रिसीव। क्या होता है, वन टाइम पेमेंट रिसीव। अभी जैसे मैं बता रहा था ऊपर एग्जांपल, 1000 शेयर थे, 10,000 मान लो, 10 रुपए का एक शेयर है, एक साथ सबका आ गया पैसा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, ये होता है लमसम। इंस्टॉलमेंट का क्या होता है, जैसे कि मेरा 10 रुपए थे, नहीं मैंने यहाँ कितना लिया है, 20 रुपए लिया, कितना, 20 रुपए। ठीक है, अब मैं मार्केट में कितने इशू कर रहा हूँ, 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 मैंने एप्लीकेशन पर मंगाया, तो मेरे पास कितना आ गया बेटा, 20,000। यहाँ पे 1000, यहाँ अलॉटमेंट पे आ गया मेरे पास 1 लाख, फिर यहाँ पे भी मेरा 1000, यहाँ पे आ गया बेटा मेरे पास 60,000। ठीक है, 1000 कर रहे हैं क्या, हाँ 2000 हो जाएगा बेटा यहाँ, या 10,000 या 6,000। ठीक है, और यहाँ पे भी 1000 भी कर दिया, और यहाँ पे 2000। अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा टोटल कितना आ जाएगा, 20। यानी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगा लिया। अब आप कहेंगे सर एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ठीक है, और इशू कैपिटल क्या होती है, समझ में, ये सब चीजों पे अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये सीखा है कि हम शेयर को कैसे इशू कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और बार मैं आपको रिमाइंडर दिला देता हूँ। देखिए, शेयर जो है बेटा वो 2 कंडीशन होती है उसकी इशू करने की। पहला होता है बेटा कैश में शेयर इशू कर सकते हैं, दूसरा होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, जब भी हम कैश में शेयर इशू करते हैं वो सिर्फ हम ओनली पब्लिक को इशू कर सकते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश की बार की अगर बात आएगी तो हम यहाँ पे सिर्फ वेंडर को इशू हम कर सकते हैं शेयर को। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। ठीक है, जब हम अब देखो इशू करने के लिए अभी किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इशू के बारे में बात कर रहे हैं। कंसिडरेशन अदर देन के बारे में अगले बार हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जो इशू कर रहे हैं शेयर को, हम लोग 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला एट पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे हम लोग कभी भी इशू नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया था जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्टेड होती है आईपीओ के साथ, वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो बच्चे हमारे पास 2 ही चीज है, कंपनी इशू एट पार मतलब 20 रुपए का शेयर है और 20 रुपए पे इशू कर रही है। ठीक है, कंपनी ने प्रीमियम का यानी 20 रुपए का शेयर है और इशू जो क्या कहते हैं 25 रुपीज पे। ठीक है, आगे जो मुद्दे की बात आ रही है वो किसकी आ रही है, इशू ऑफ शेयर पेमेंट रिसीव। ठीक है, पेमेंट भी जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो पेमेंट भी हमें 2 तरीके से रिसीव हो सकता है। या तो बेटा लमसम में होगा यानी वन टाइम में रिसीव। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। किसकी बेटा, इशू ऑफ शेयर की। कौन सी की बेटा, लमसम की, यानी एक साथ पैसा जब आता है तो उसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, वन टाइम में जब हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, लमसम में भी बेटा 2 तरीके की हमारी एंट्री होती है। या तो हम शेयर बेटा एट पार पे करेंगे, या फिर हम शेयर क्या करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। यानी हमारे पास जो लमसम में यानी वन टाइम में जो पेमेंट आएगा वो एट पार वाली एंड देन एट प्रीमियम वाली की हम लोग जनरल एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रही है, बैंक अकाउंट यहाँ हमारा डेबिट हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड।
समझ में आ रहा है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट की होगी बेटा एंट्री, समझ में आ रहा है। एट प्रीमियम की एंट्री क्या कह रही है यहाँ पे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, यहाँ डेबिट आएगा, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी एसपीआर। अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें हमारा अमाउंट आया था अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं शेयर को, समझ में आ रहा है। अब देखिए मेन बेसिकली जनरल एंट्री हो गई, इसको सर समझाओ भी तो, ठीक है, आपने तो लिख दिया, हमारे समझ में तो आई नहीं है अभी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या करती है जो कंपनी होती है बेटा, अब मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, जैसे कि ये कंपनी है, ये क्या करेगी बेटा, ये आपके शेयर इशू करेगी, समझ में आ रहा है। कंपनी शेयर इशू करती है और बेटा यहाँ पे पब्लिक जो है ना वो आपके शेयर को अप्लाई करती है, क्या करती है, ठीक है, सॉरी पब्लिक ने अप्लाई करा है, ठीक है, देखो कंपनी ने इशू किया है और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया मतलब उसने सब्सक्राइब कर दिया, क्या कर दिया, सब्सक्राइब, समझ में आ गया, ठीक है। पब्लिक बेटा अप्लाई करके सब्सक्राइब कर देती है और कंपनी क्या करती है, इशू शेयर करती है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात आती है, सर ये एंट्री क्या है, ये सब क्या है, देखिए, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कंपनी इशू करती है शेयर, समझ में आ रहा है, तो वो एप्लीकेशन एक फॉर्म इशू करती है, क्या करती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, आपको वो भरना होता था, ठीक है, एंड देन तब आपको क्या मिलता है, एक शेयर मिलता है, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, तो आप जो शेयर का जो ये शेयर है आपका 10 रुपए का, तो उसका कुछ अमाउंट आप एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे देते हो। सपोज करो आपने 2 रुपीज दे दिए, 10 में से 2 रुपीज दे दिए। अब कंपनी ऐसा क्यों करती है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पेमेंट क्यों मंगा लेती है, वो इसलिए मंगा लेती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो कस्टमर होता है ना बड़ा नोटी होता है, ठीक है, जैसे कि अब हम जैसे लोग हैं, ठीक है, हमने कही भाई हमें भी 10,000 शेयर चाहिए, ठीक है, हमने चलो ठीक है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसमें 10,000 हमने क्वांटिटी डाल दी, हमने कही 10,000 शेयर चाहिए। अब कंपनी ने कही लाओ भाई पेमेंट, हमने कही है हम तो मजाक कर रहे थे भाई ऐसी तुमसे, हमें क्या लगा दी, हकीकत में आप दे दोगे हमें, ठीक है। तो इस सब चीजों को रोकने के लिए ना तो कंपनी क्या करती है, शेयर का कुछ अमाउंट पहले ही आपसे मंगा लेती है एप्लीकेशन के फॉर्म के टाइम पे, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वाली एंट्री आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट की, ठीक है, लेकिन लमसम की हो रही है, इसलिए हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे ही हम उसको क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाली जो बात आ रही है ना, ये आती है इंस्टॉलमेंट वाले में, किस पे आती है, इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहाँ लमसम का अमाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है, लमसम का। तो यहाँ पे क्या करेगी कंपनी, 2 रुपए नहीं मंगाएगी, यहाँ कंपनी पूरे के पूरे 10 रुपए मंगा लेगी एप्लीकेशन के टाइम पे। यहाँ भाई लमसम की एंट्री हो रही है, समझ में आ रहा है कि अगर आपने अप्लाई किया है ना तो 10 रुपए पहले ही दे दो हमें, ठीक है ना, बाद का झंझट ना है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, पहले ही पेमेंट मंगा लेती है लमसम के केस में, ठीक है। अब मेन चीज क्या होती है, अब देखो, अब कंपनी ने इशू करे हैं शेयर, समझ में आ रहा है ना, तो कंपनी तो शेयर इशू करेगी और पब्लिक अप्लाई करेगी, और कंपनी ने क्या कहा है रूल भाई कि एप्लीकेशन का टाइम पे ही आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, यानी पूरे के पूरे 10 रुपए भैया हमारे पास देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी है ना और यहाँ पे जो पब्लिक है, ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पैसे दे देगी, क्या दे देगी, पूरे के पूरे 10 रुपए दे देगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ कंपनी के पास और जो पैसा जो आता है ना बेटा ऑनलाइन आता, बैंक में आता है, ठीक है। तो यहाँ कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, समझ में आ रहा है ना, वो डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट, क्यों, क्योंकि जब पब्लिक क्या करती है बेटा, अप्लाई करती है ना, तो यहाँ पे जो है पब्लिक, यहाँ पर बैंक को क्या दे देती है, वो कैश दे देती है, क्या देती है, कैश, यानी पब्लिक कंपनी को क्या दे रही है, कैश। अभी मैंने बताया ना कैश वाली एंट्री कर रहे हैं अभी हम लोग इसमें, ठीक है, कि जो कंपनी होती है वो 2 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एक तो कैश में कर सकती है, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है बेटा, कैश की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पब्लिक जो अप्लाई कर रही है ना वो कैश दे रही है, यहाँ पे क्या दे रही है, कैश। तो यानी कंपनी के पास कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है यानी उसका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट, क्यों, क्योंकि कैश का जो नेचर होता है ना वो एसेट होता है बेटा, क्या होता है, असेट, ठीक है, कैश को हम असेट कहते हैं, वो भी ये कौन सा असेट होता है, करंट असेट, ठीक है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यानी करंट असेट है ये सीए का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, असेट है, और असेट का जो नेचर होता है ना बेटा, आपको बता दूं, वो डेबिट होता है, ठीक है। जब भी असेट बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट का भी नेचर क्या होता है, असेट का होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, अब सर किसकी वजह से हो रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट के टाइम पे ही हो रहा है, क्यों,
क्योंकि अभी जो पब्लिक ने जो अप्लाई किया है ना, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, लमसम की एंट्री हो रही है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही हम पब्लिक को क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे शेयर। समझ में आ रहा है? तो अभी तो बैंक में हमारे पास पेमेंट आया है, किसकी वजह से आया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की वजह से आया है, जो हमारे ऊपर क्या है, एक लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। अब हम लाइबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे, बोले तो इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हम लोग अपनी लाइबिलिटी को हटा देंगे एंड देन इनको क्या कर देंगे, मालिक बना देंगे बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट को हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी अब हमने उसको मालिक बना दिया बेटा। जब भी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मालिक बन जाता है। अब समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। ऐसी प्रीमियम की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, ठीक है, तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगा, किसका आएगा बेटा, मैंने बता दिया पहले ही, जो पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी, ठीक है, वही आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करती है कंपनी कभी कभार कि 10 रुपए का शेयर ना करके बेटा 10 + 2 रुपए यानी एक्स्ट्रा पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो किसी की मार्केट में गुडविल जा रहे हैं, तो उसने 10 की वजह से 12 पे इशू कर दिया। मैंने बताया था ना आपको अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले टाटा का, ठीक है ना भाई। अगर वो 20 का भी इशू करेंगे ना प्रीमियम का, तो भी उनका बिकेगा शेयर। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल है मार्केट में, ट्रस्ट है सामने वाले को। समझ में आ रहा है कि भाई शेयर की वैल्यू बाद में बढ़ेगी। समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। तो 10 रुपए के शेयर को अगर इन्हें एक्स्ट्रा कर दिया, सपोज कर लो एक शेयर ही था, तो पब्लिक ने एक शेयर अप्लाई करा था 10 का, ठीक है, प्रीमियम के साथ था ना, सॉरी, ठीक है। तो सपोज कर लो 100 शेयर थे, 100 शेयर थे, अब इनने कितने पे करा, 12 रुपए पे, तो इनके पास कितना पैसा आ गया बेटा, 1200। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भी कितना आ जाएगा, 1200। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, दोबारा से 1200, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कर देंगे एक्चुअली में कितना पैसा था शेयर कैपिटल, यानी देखो हमेशा जो शेयर कैपिटल होता है ना, ये ओनर का पैसा होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लिया गया है ना प्रीमियम, ये ओनर का पैसा नहीं, मतलब शेयर होल्डर का पैसा नहीं होता, ये कंपनी का पैसा होता है। क्या? और जो कंपनी है ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसका ना कहीं और यूज होता है, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते समय, समझ में आ रहा है, या फिर फ्री रिजर्व वगैरह में, तो इसका यूज वहां पे होता है, इशू ऑफ बोनस शेयर वगैरह में, ठीक है। ये 5 जगह पे होता है, ये आपके काम का नहीं है, सीए फाइनल वगैरह और सी इंटर वगैरह का मीडिएट का चैप्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको इससे लेना देना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, ये कंपनी अपने पास रिजर्व करके रख लेती है। समझ में आ रहा है? ये यानी एक तरीके से मान लो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना, वो इसको यूज नहीं कर सकती अपने पर्सनल यूज के लिए। कंपनी के लिए तो यूज कर सकती है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक जगह पे। समझ में आ रहा है? ये नहीं है कहीं भाई मूड आगे कर देगी, ठीक है। तो ये जो शेयर कैपिटल है ना भाई, एक बात बताओ, ओनर ने कितना पैसा दिया है भाई, ओनर का जो पैसा मानेंगे ना, वो सिर्फ हम लोग 1000 ही मानेंगे। कितना मानेंगे? 1000। समझ में आ रहा? और बाकी का 200 क्या है, कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो मेन मुद्दे की बात बिल्कुल सेम होता है, बस प्रीमियम का पैसा अलग से हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा। और वो कंपनी अपनी जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन होगी वहां पे वो अपना यूज करेगी, ठीक है। जो भी अपनी शेयर मार्केट सेबी एनएसई की जो गाइडलाइन होगी वहां पे वो यूज करती है, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको उतारिए। हाँ, एक और चीज मैं मैंने बता दूं कि बच्चा ये और थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर ये शेयर कैपिटल वर्ड क्या होता है। शेयर कैपिटल वर्ड की जगह नहीं है, चलो ठीक है, हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप लोग डाल लीजिए इसको, ठीक है। चलिए।